की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश के आम बजट का आम से लेकर खास तक हर शख्स को इंतजार रहता है और देश की जनता की नजर भी वित्त मंत्री के भाषण पर टिकी रहती है। वित्त मंत्री का भाषण शुरू करने के साथ ही लोगों को सबसे ज्यादा जिस बात का इंतजार रहता है वो है कि उसकी जेब पर बोझ कम हुआ है या फिर बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश किया। आज वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण ने ये लगातार उनका 5वां बजट है। इसके साथ ही मौजूदा मोदी सरकार का आगामी 2024 आम चुनाव से पहले और मोदी 2.0 का ये आखिरी बजट रहा। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौने पर लगने वाले सीमा शुल्क घटकर 13% कर दिया गया, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें राहत दी गई है। इनकम टैक्स लैब उसमें भी कई चेंजेस किए गए हैं। साथ ही साथ एमएसएमई में 95% सरकार रिटर्न देगी आपात स्थिति में और कौशल विकास पर भी फोकस किया गया है, यानी हर क्षेत्र, वो युवा हो, किसान हो, महिला हो। इतना ही नहीं, आदिवासियों के लिए भी इस बार नई स्कीम है जहां एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। कुल 740 स्कूल बनाए जाएंगे। तो इस बार का जो बजट है उसे हर दृष्टि से बहुत बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। राजनीतिक आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से इस बजट को बनाया गया है। कहीं पे भी चूक की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर विपक्ष के चश्मे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि विपक्ष का जो बयान सामने आ रहा है वो सीधे तौर पर यही है कि आम लोगों के लिए नहीं है। ना किसानों की एमएसपी बढ़ी है, ना नौजवानों को नौकरी मिली है। अखिलेश यादव की बात करें, संजय की बात करें या फिर मायावती की बात करें, सभी ने इस बजट को लेकर निशाना साधा है। और अब इसमें चर्चा करना भी बनता है, क्योंकि जब बजट आया है तो आम से लेके खास लोग, हर किसी के लिए, हर वर्ग के लिए ये काफी अहम है। और इस बजट पे चर्चा करना बनता ही है कि आखिर क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इसमें और क्या बेहतर हो सकता था पिछले बजट के मुकाबले। इस बार का बजट कितना खास है, और इसी बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। सभी से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ विजय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, दिलीप यशवर्धन जी, अर्थशास्त्री के तौर पर, अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता, और प्रितपाल सिंह सलूजा, विपक्ष से आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विजय जी, इस बार के बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बार का जो बजट है वो फोकस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और सरकार ये चाहती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो मजबूत हो, वो बढ़े। उसके बढ़ने से लोगों को अपनी चीजों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उससे लोगों की पहुंच बढ़ेगी और सरकार की भी पहुंच बढ़ेगी, उसके कामकाज की भी पहुंच बढ़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस बजट है। दूसरी बात यह है कि चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाले साल में है, इसलिए सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो साफ नजर आ रही हैं। वो ये भी दिखाना चाह रही है कि उसने लोगों को इनकम टैक्स स्लैब जैसे बढ़ाया गया है, उससे ये लगता है कि जो मध्यम वर्ग है उसको वो टारगेट करना चाह रही है, वो उसको फैसिलिटेट करना चाह रही है, उसको ये बताना चाह रही है, मैसेज देना चाह रही है कि हम इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा करके मध्यम वर्ग को कुछ लाभ दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे कि रेलवे की बात कही जा रही, तो रेलवे में 75,000 नौकरियों की अगर सरकार घोषणा कर रही है तो ये बात मानी जानी चाहिए कि वो एक सवाल जो बहुत पहले से लगातार उठ रहा था कि रोजगार सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है और युवा बेरोजगार हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी लगातार सरकार एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अब डिफेंस का बजट बढ़ाया सरकार ने, तो ये भी कहा जा रहा था कि रोड, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ अपने काम तक बढ़ाएगा। जैसा कि हमारे सामने चाइना ने अपने बॉर्डर्स को काफी कुछ विद इन रिच किया है, अपने उनके बॉर्डर्स पे काफी डेवलपमेंट उन्होंने किए हैं, रोड्स बढ़ाई हैं। इवन सैनिकों के लिए जो बहुत सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको मजबूत किया है। तो ये मान के चलिए कि भारत सरकार भी अपने उन इलाकों में बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन को
काम लेकर के, उनके लिए बजट बढ़ा करके अपने मिलिट्री रीच को मजबूत करना चाहती है। और वो एरिया जो कि अनडेवलप्ड है एक प्रकार से मैं कहूं, तो उनके डेवलपमेंट में फोकस है। तो बहुत देखिए, अभी बहुत सारे स्टेट के चुनाव होने हैं, तो सरकार को केवल जो है 24 ही नहीं, उन स्टेट को भी टारगेट करना होगा, क्योंकि बीजेपी हिमाचल प्रदेश का यह चुनाव हार गई, तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको भी ये देखना होगा कि किस प्रकार से वहां टूरिज्म बढ़े, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिसको बढ़ाया जाए और मजबूत किया जाए, जिससे कि जो 2024 के लोकसभा चुनावों में जो सवाल राजनीतिक तौर पे देने होंगे वो देने पड़ेंगे सरकार को। ये सब फोकस है इस बजट में। और देखिए, विपक्ष की ओर से जो आपने भी बात कही कि वो कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है, तो ये केवल राजनीतिक तौर पे अगर इसकी आलोचना की जाए बजट की, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक दल है, अब विपक्ष है, इसलिए उसको खामियां तो निकालनी चाहिए, तभी तो जाके के पता चलेगा कि बजट में जो है कितनी और ऐसी चीजें हैं जो कि आम लोगों की जरूरतों की थी और वो सरकार ने नहीं दी। तो स्वागत करना चाहिए विपक्ष की आलोचनाओं का भी, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग। यानी कुल मिला के ये बजट अच्छा है या फिर इसमें कमियां हैं, ओवरऑल कैसे देखते हैं? नहीं, मैं बजट को पॉजिटिव मानता हूँ। बजट बेहतर है। अगर बजट ये मैसेज दे रहा है कि साहब जो है हम इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस कर रहे हैं और आय की सीमा लोगों की बढ़ा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि जो बहुत बड़ी आबादी जो मध्यम वर्ग की है वो इस मैसेज को पॉजिटिव रूप में लेगी। क्योंकि मुझे जो रिएक्शन अभी देखने को मिली है उसके हिसाब से यंग जनरेशन जो एम्प्लॉयड है वो चाहती है कि साहब जो है 7 लाख पे अगर हमारा स्लैब चला जाएगा तो 5 से ऊपर गए तो 2 लाख तो हमारे पास में फ्री विदाउट इनकम टैक्स के पैसा उपलब्ध होगा, जिसको हम खर्च कर सकेंगे। तो ये अच्छा इंडिकेशन है। बाजार में अधिक पैसा खर्चा हो, लोगों की खर्चा करने की क्षमता बढ़े, लोगों की जो एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है वो डेवलप हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। मैं इस प्रोजेक्ट को पॉजिटिव वे में लेता हूँ। तो ये पॉजिटिव बजट कैसे बना? क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव का हाथ तो नहीं है? निश्चित तौर पे देखिए, दो चुनाव तो सरकार का फोकस है ही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो बाय एंड लार्ज पूरे देश में कुछ जो मुद्दे उठेंगे उसमें पॉलिटिकली चीजों को जवाब देना होगा सरकार को। तो सरकार उसकी तैयारी कर रही है। बजट पूरी तरह से पॉलिटिकली इंक्लाइंड है। जी बिल्कुल। अश्विनी जी, इस बार का बजट अमृतकाल का बजट है, तो कितना अमृत बरसा है ये आपसे ज्यादा कोई अच्छे से नहीं बता सकता है, तो आप ही बताइए क्या कुछ सोच कर इस बार का बजट तैयार किया गया? अश्विनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट है, इसे ठीक करने के लिए बोलती हूँ। और अब रुक करते हैं दिलीप यशवर्धन जी का। दिलीप जी, आप इस बजट को कैसा देखते हैं? क्योंकि हमने 2 कार्यकाल देखे मोदी सरकार के और दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, तो आपके नजरिए से किस तरह का ये बजट रहा? क्या कुछ कमियां देखने को मिली? दिलीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, दिलीप जी का भी ऑडियो में नहीं मिल पा रहा है। विजय जी, जिस तरह से हम अगर बात करें अन्य सेक्टर्स की, कई सेक्टर्स का इस बार ध्यान रखा गया है कि सभी वर्गों को साधने का इस बार जिस तरह से चुनाव भी है, और हर बार ये ध्यान रखा जाता है कि हर बार बेहतर बजट बन सके पिछली बार से। तो पिछली बार की तुलना में इस बार के बजट में क्या कुछ बदलाव आपको स्पेसिफिक लगे हैं? देखिए, जो सरकार ने जो बजट दिया है, पहले हमारा जो है जो बजट के हिसाब से हम 10वें नंबर पे वर्ल्ड वाइड हुआ करते थे। अब जो अर्थव्यवस्था हमारी है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो अब निश्चित तौर पे हमारे सामने जो गोल्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे कि हमें जहां कंपटीशन अपने एंटरप्रेन्योर्स को, अपने इंडस्ट्रीज को जो उनके लिए उपलब्ध है, उसके लिए वो चीजें उनको उपलब्ध करानी होंगी। जैसे सरकार अगर कह रही है कि साहब जो है हम जो खिलौने हमारे यहाँ जो लोकल हैं उनको भी हम प्रमोट करना चाहते हैं, उन पर एक्साइज कम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा एवेन्यू है। दूसरी बात यह है कि सरकार एग्री स्टार्टअप के रूप में बहुत सारी चीजों को लाना चाहती है। तो उसमें यह है कि वो ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो बुआई हो, बुआई के लिए अच्छे बीज उपलब्ध हो,
अच्छी बागवानी के लिए नए पॉइंट्स बने, नए सेक्टर्स बने। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है जो कि मैंने राकेश टिकैत को कहते हुए पाया कि भाई सरकार ने जो है लैंड बैंक बनाने की सोची है, और वो लैंड बैंक पे लोगों की जमीन के अगेंस्ट में लोन देगी। और उससे क्या है, हमारी जमीनें जो होंगी वो हमारे लोन लेने के साथ होता ये था आमतौर पे कि भाई सरकार किसानों को लोन देती थी और वो आने वाली सरकारें जो हैं उनको माफ कर दिया करती थी। तो ये लैंड बैंक के केस में शायद इसमें कुछ बदलाव जो आएंगे सामने, जो कि माइनॉरिटी इसको देखना होगा कि क्या उसमें है। तीसरी बात, जो राकेश टिकैत की अगर मैं वर्जन की बात करूं तो वो ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी को जो है सरकार ने इस बजट में कहीं स्थान नहीं दिया है या एमएसपी पे फोकस नहीं कर रही है। तो सब ये है कि भाई जो हम देखिए, किसान जो है, किसानों की जो करीब जो हमारे बजट या अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 13% के आसपास का है। तो अगर हम एक 30% के कंट्रीब्यूटर को, जो कि हमारा एसेट भी है गाँव में, तो हमें कहीं ना कहीं उसकी अगर कोई डिमांड है तो उसको भी ध्यान में रखना होगा सरकार को। कारण ये है कि जो एमएसपी है वही आधार है किसानों के लिए। ठीक है, सरकार ने अभी अपना बजट भी बढ़ाया है और वो कह रही है कि पीएम सम्मान निधि जो है उसके तहत हम अधिक किसानों को मदद करेंगे। लेकिन ये एक्चुअली ये सहायता है, ये सरकार जो है वो किसानों को मदद के रूप में उनको देती है, उनको फाइनेंशियली एक मदद करना चाहती है कि वो फसल में अपने बीजों की खरीदारी कर सके, फर्टिलाइजर के जो आवश्यकताएं हैं उसमें कर सके। लेकिन जो क्रॉप है, अगर क्रॉप का रेट आप नहीं देंगे, एमएसपी नहीं देंगे, या आप इसको निर्धारित नहीं करेंगे कि फसलों का जो मूल्य है वो किसानों को सही ढंग से मिल सके और बाजार में जो है एमएसपी एक स्टैंडर्ड के रूप में माना जाए, तो इस पे सरकार को फोकस करना होगा। कारण ये है कि बाई एंड लार्ज हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, आज देखिए, आज अगर आटे की कीमत जो है 36 से 40 रुपए किलो बिक रही है, तो कहीं ना कहीं गेहूं महंगा हुआ है और गेहूं की उपलब्धता हमारे यहाँ पर कम हुई है, बाजार में उसका रेट उठा है, तभी जाकर के आज आटा, चावल, दाल जो चीजें हैं जो क्योंकि हमारे भोज्य पदार्थ मूल्य मुख्य आहार के रूप में इस्तेमाल होती है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को कंट्रोल तो करना होगा और एमएसपी भी सरकार को किसानों को देनी होगी, जिससे कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सके, जब मार्केट के भरोसे ना चले चीजें। तो ये जो प्राथमिकताएं हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, आम लोगों की है, भोजन सबको करना है, इसलिए सरकार को आटा, तेल, चावल, दाल और इस सब चीजों का मूल्य भाव तो नियंत्रित करना ही होगा और किसानों को भी इसका लाभ देना होगा जो कि पैदावार करते हैं, जिससे वो फोकस हो सके। चाहे अभी वैसे तो बहुत सारी नई बातें आ रही है कि मोटे अनाज की भी बात कही जा रही है और सरकार ने इस पर भी फोकस किया है कि साथ स्वास्थ्य लोगों का बेहतर रहे और मोटे अनाज लोगों के बीच में प्रमोट किए जाए। तो ये भी एक अच्छी पहल है सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसानों की फसल का मूल्य तो चाहे मोटा हो या पतला हो, जो हर अनाज को देना होगा, इसके लिए फोकस करना ही होगा। जी अश्विनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, तो अमृतकाल का ये बजट रहा है, तो कितना अमृत बरसाया है आपने जनता के ऊपर? क्योंकि आप इसे अच्छा ही बताएंगे, लेकिन हम फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सोच के इस बार का बजट बनाया गया? शिखा जी, देखिए, मेरे अच्छा बताने से कुछ होने वाला नहीं है जी। विरोधी दलों को छोड़ दीजिए, तो देश में कहीं आप घूम कर पूछ लीजिए तो हर व्यक्ति इसको 10 में से 10 नंबर, कुछ लोग तो 11-12 नंबर तक दे रहे हैं। ये इतना शानदार बजट है कि विरोधी दलों को तो कुछ कहना है। आज इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, रेलवे को, हाईवेज को, हवाई को, सबको दिया गया है जी। मैं कोई भी इसको देख रहा हूं कि कहीं कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा है इससे, और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, किसान, नौजवान, सबके लिए इसमें बात की गई है। और ये बजट इतना शानदार बजट है कि धीरे धीरे देखिए, जब से हमारे 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, बजट में उत्तरोत्तर बेहतरी करने की बात की गई है और जो जो क्षेत्र लोग सोच नहीं सकते थे उस क्षेत्रों को शामिल किया गया है और शामिल करके उसको पूरा करने की भी बात की गई है। जो पिछली बार हम बजट में लिए उसको पूरा करने की बात की, समय लगता है, फिर इस बार जो लेंगे उसको आगे पूरा करने की, क्योंकि
ये वाकई अमृत वाली बात है। जो 25 साल तक आगे तक का अमृत विजन लेकर चल रहे हैं, वहां अमृत भर रहे हैं इसमें, कि 25 साल जो आगे हम इसका लेकर एक विजनरी बजट हर साल एक चीज किया जाता है। कहीं भी देखिए, एक मैं सबसे नीचे चलता हूँ, जेलों में बहुत गरीब लोग बंद हो जाते हैं, उनके जमानत के लिए पैसे नहीं होते, उनके लिए भी सरकार सोच रही है। अब जो मोटा अनाज विलुप्त हो रहा था किसानों के यहाँ से, वो मोटे अनाज पर फोकस कर रही है सरकार, जिसमें न कोई यूरिया पड़ता है, न कोई उसमें पेस्टिसाइड आती है, और हिंदुस्तान से उसको एक्सपोर्ट करने की बात भी हो रही है कि हिंदुस्तान, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, उत्तराखंड, ये एक मोटे अनाज के बड़े अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं, और धीरे धीरे ये विलुप्त होता जा रहा है। हम लोग छोटे थे तो बाजरा दिखता था, ज्वार दिखता था, उसमें जो है सावा, कोदो, मड़ुआ, टांगोन, पता नहीं कितने नाम है, अलग अलग कहे जाते हैं, ये सब हम लोगों को दिखता था, आज नहीं दिखता है। उस पर जोर दिया है। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक बात अपनी इसको कहूंगा कि इस बजट के आने के पहले, अभी कुछ दिन पहले जो पिछला संसद का सत्र था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सभी उसको क्या नाम है, सांसदों को एक वो दिया कि आप लोग जाइए अपने क्षेत्र में, और वहां पर जाने के बाद लोगों से संपर्क करिए, और संपर्क करने के बाद आप वहां पर बताइए कि मोटा अनाज कैसे प्रोड्यूस करें, कहां ले जाए, कैसे ले जाए। जी, किसानों को कई राहत तो दी है और डिजिटल बनाने के लिए भी कदम उठाया जा रहा है, बजट में भी इस बात को शामिल किया गया है। लेकिन एमएसपी का क्या? क्योंकि जब 3 नए कृषि कानून लाए जा रहे थे, उस वक्त से ही, उसके विरोध के समय से ही एमएसपी की मांग भी कर रहे किसान, तो इसको लेकर क्या कुछ सोच रही है सरकार? देखिए, किसानों की कहीं भी मांग, हम उनसे दूर नहीं भाग रहे हैं, लेकिन किसानों का जो उस समय कार्यक्रम था, हमारे कुछ विरोधी दलों ने उसको हाईजैक कर लिया। कुछ लोग एक स्वयंभू नेता बन गए थे किसानों के, जो आज धरती के नीचे समा गए हैं, दिखते नहीं है दूर दूर तक, बंगाल तक चले गए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने। हमने सीमांत और लघु किसानों की बात की थी उस समय भी, और आज भी हम किसानों के लिए बात कर रहे हैं। जो 11 करोड़ हमारे सीमांत और लघु किसान हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम उनके लिए कपास की खेती पीपीपी मॉडल पर करने की बात कर रहे हैं, उसमें स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो लोन में छूट जारी रहने की बात कर रहे हैं। और जहां तक एमएसपी की बात है, हमने किसान कानून बनाने के साथ जब हम वापस लिए थे, हम एमएसपी की बात कर रहे थे, उन्हीं किसानों की बात कर रहे थे कि एमएसपी पर भी बेचिए और एमएसपी से बाहर भी बेचिए, जहां आपको फायदा मिले बेचिए। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर कुछ हमारे किसान नेता उस समय किसानों को दिग्भ्रमित कर दिए थे। किसानों के साथ सरकार थी, है और रहेगी। समय समय पर जो भी योजनाएं उनके लिए होंगी वो लागू की जाएंगी। ठीक है, प्रतिपाल जी क्या कहेंगे, विपक्ष को कैसा लग रहा है इस बार का बजट? क्योंकि जिस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं विपक्ष के, उसको देख के लग नहीं रहा है कि विपक्ष खुश है। इस बार का बजट, जैसे मैंने सुबह से ज्यादा के कल इस पे बहस हो रही थी, कल से लेके अभी तक जितने चैनल पे मैं बैठा हूँ, तब पे मैंने कहा कि ये लोक लुभावन बजट नहीं है, ये वोट लुभावन बजट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है जिस तरह से इनका ग्राफ गिरा है, पिछले तकरीबन 32 चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस देश में हारी है। आपको वो दिन याद होगा जब जीएसटी लगाई गई थी, तब वित्त मंत्री जेटली जी हुआ करते थे, और पूरा सूरत जो कपड़ा व्यापारी था, जीएसटी के जो भाव थे, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, जो जीएसटी लगाया गया था बटन पे, कांच पे या अन्य उपकरणों पे लगाया गया था, जो कपड़े व्यवसायी जो जुड़े हुए थे, वो लगातार तकरीबन 9 महीने तक सड़कों पे उतरते रहे। जेटली जी अड़े रहे, कहीं इस पे कोई पीछे नहीं लिया जाएगा, एक कदम पीछे नहीं लिया जाएगा। ठीक उसके बाद 7 प्रदेशों में चुनाव हुए जिसमें बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारी। उन्हीं स्लैबों को उन्होंने वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि पूर्व के भी चुनावों में इनको कितनी हार मिली है। अब ये चाहती है कि 2024 में ये इनका तख्ता पलट ना हो जाए, इसलिए ये लेके आई है। अभी ये समय नहीं था जो लोग वोट लुभावन ये जो पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने। आप देखिए देश के ऊपर इस समय कर्ज जो है, 2014 में जब कर्ज हुआ करता था 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हुआ करता था जब से हमारा देश आजाद हुआ है, और 2014 के बाद से आज तक यानी 8 साल में वो रकम पहुंच चुकी है 155 लाख करोड़ रुपए।
यानी इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो दिन रात जागकर देश चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को बताते हैं, उन्होंने 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस देश के लिए ले लिया है। यानी जो आज का बजट तैयार हुआ है उसमें अगर 1 रुपए के अनुपात में देखें तो 35 पैसे ये कर्ज उठाएंगे और उस पर 20 पैसे देंगे ब्याज। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये वोट लुभावन जो इन्होंने आज के सामने रखा है। अभी आप किसान की बात कर रहे थे, हमारे मित्र पीछे टिकैत जी ने ये बात कही है। वर्तमान में मोटे अनाज की बात करें कि मोटा अनाज होना चाहिए, मोटा अनाज किसान उगाएगा। किसान को जो सरकार निर्देशित करेगी उसको उगाएगा। आप पीछे देखिए, इन्होंने बाजरा के ऊपर कहा कि लगाइए, और उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर जो छुट्टे जानवर है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं, वो छोटी छोटी फसलों को तो छोड़ते नहीं है, तो मोटी फसलों को कहां छोड़ेंगे। गन्ना तक के जो उनके जहाँ पे बुआई होती है वहां पे भी घुस जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं सरकार की। तो आपने इस बजट को वोट लुभावन बजट बताया है, तो क्या वोटों के लिए ही सही, लेकिन इस बार का बजट अच्छा है? नहीं, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए। अभी 2021 उत्तर प्रदेश का चुनाव निकला। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी या योगी जी या नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले कहते रहे कि एक बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, उत्तर प्रदेश में जो किसान है उनको 5 साल तक बिजली मुफ्त मिलेगी, और जो आम उपभोक्ता जो 14.5 लाख है आम उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में, उनको बिजली का भाव आधा देना पड़ेगा। मगर आप और हम सब देख रहे हैं, रोजाना पेपर में अखबार के माध्यम से आ रहा है कि 27 से 29% बिजली के भाव बढ़ाने वाले हैं। तो ये जनता समझ ले, ये आपको फिर ठगने वाले हैं। जैसे कि 2019 के चुनाव में 3 महीने पहले से इन्होंने किसान निधि देनी शुरू कर दी थी, जो जितने भी हमारे देश के जो कानून को धता बताते हुए इन्होंने किसानों के खातों में पैसा डाला, और जैसे 2019 का चुनाव ये जीते उसके बाद नोटिसें जाने लगी, उन्हीं किसानों के पास नोटिसें जाने लगी, उनसे रिकवरी की बात होने लगी, कहा ये जाने लगा कि ये गलत तरीके से हुआ है। या अनाज को ले लीजिए, 5 किलो अनाज की जब बात आती है कि 80 करोड़ लोगों को 130 करोड़ की आबादी में हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उसको लाइन में लगा दिया। उस पर भी जब जैसे चुनाव जीता उस पर भी जांच इन्होंने बैठा दी। तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, एमएसएमई की बात हो रही है, एमएसएमई में जो 15,000 करोड़ का बजट 2020-2021 का था, वर्तमान के बजट में 1,000 करोड़ रुपए कम कर दिया गया। शिक्षा का बजट 86,000 करोड़ हुआ करता था, उसको कम कर दिया गया। स्वास्थ्य के बजट को भी इन्होंने कम किया। हर बजट में तकरीबन 1,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक इन्होंने कम किया, और जनता को लुभाने के लिए 5 लाख का जो स्लैब था उसको 7 लाख रुपए कर दिया। ये समझ चुके हैं कि देश के जो लोग हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स से इतना परेशान हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार वो हराएंगे, क्योंकि वो उनको जो आम लोग हैं उनको तेल भी गाड़ी में भरवाना है, उनको अगर बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाना तब गाड़ी में तेल भरवा के जाना है, उनको खाना लेना, आटा लेना। 2014 में 10 रुपए से 12 रुपए किलो आटा हुआ करता था। आज हम बैठे हुए अमृत काल में, जिसको अमृत काल कहा जाता है, राम युग कहा जाता है, यहाँ हम 36 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं। जो निचले स्तर का आटा है उसका रेट है ये, अगर अच्छे क्वालिटी का आटा लेंगे तो 42 से 44 रुपए का आटा है। तो यानी कितने 3 गुने 4 गुने आपने आटे में महंगाई बढ़ा दी। पेट्रोल डीजल की स्थिति इतनी बुरी कर दी कि लोग बेचारे जो 2 लीटर भरवाते थे 1 लीटर जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। तो आम जनता जो आज पेश किया गया उसे किस तरह देख रहे हैं? नहीं, जो मैंने कहा ना कि वोट लुभावन बजट है ये, मतलब आप एक तरह से अच्छा बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के लिए है। लक्कड़ बग्घा का आपने सुना होगा, गांव देहातों में बड़ी बात होती है कि लक्कड़ बग्घा, आप जैसे आंख बंद करो नीचे से सारा माल आपका उड़ा ले जाएगा। यही लक्कड़ बधवा ये बजट है। लोगों को ये दिखाया कुछ जा रहा है, और जब लोग उसमें उतरेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा नीचे से लक्कड़ बग्घा सब लेके चला गया। चलिए ठीक है, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी इसे अच्छा ही बता रहे हैं। दिलीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको कुल मिला के कैसा लगा, क्योंकि एक अर्थशास्त्री की नजर से बजट को कैसा भी हो उसमें कितने भी जो भी बातें छुपाई जा रही हो या फिर जो है कुछ चीजें सामने रखी जा रही हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही चीजें खुल के सामने आ जाती हैं, तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हमने पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुन ली हैं, तो विपक्ष का भी यही कहना है कि लोक लुभावन नहीं वोट लुभावन है, तो वोट के लिए ही सही। अगर ये जो बजट आया है अच्छा है तो इससे जनता को कितना फायदा होगा?
शिखा जी, पहली बात तो ये कि इस समय जो भी बात मैं कहूंगा वो 100% ऑथेंटिक नहीं होंगी, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। कारण ये है कि अभी सिर्फ बजट के हाइलाइट्स आए हैं, वो प्रिंटेड बजट की कॉपी मेरे हाथ में अभी तक नहीं आई है, या जो गवर्नमेंट का वो ऐप है यूनियन बजट का, उस पर भी अभी तक वो बजट अपलोड नहीं हुआ है। क्योंकि बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं जो हाईलाइट में तो अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशंस लगी होती हैं। तो जब तक हम उन कंडीशंस को ना एनालाइज कर लें तब तक ये नहीं कह सकते कि ये फायदेमंद है या नुकसान है। अब रही आपकी बात, आपके सवाल का जवाब, कि अगर आम बजट को आम नागरिक की नजर से देखा जाए तो आम नागरिक की सबसे पहली उम्मीद होती है कि टैक्सेशन में क्या बेनिफिट मिला है। तो टैक्सेशन में थ्रेशोल्ड लिमिट को 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया, 50,000 का बेनिफिट मिला, एक अच्छी बात है। जो सेक्शन 88 की रिबेट मिलती थी जिसकी वजह से 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता था, एग्जम्पशन नहीं था, एग्जम्पशन 2.5 लाख तक था, लेकिन 5 लाख तक रिबेट के साथ टैक्स नहीं देना पड़ता था, उस लिमिट को 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया। ये भी एक अच्छी चीज है। जो टैक्स स्लैब को 5 की जगह 6 भागों में, 6 की जगह 5 पार्ट्स में कर दिया गया है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जो खराबी है, वो सबसे बड़ी खराबी ये है कि जो नया स्लैब दिया गया है उसमें कंडीशन लगा दी गई है कि नया स्लैब या जो डिफॉल्ट सिस्टम ऑफ टैक्स पेमेंट होगा वो न्यू रिजीम होगा। पिछले साल कुछ साल 2-3 साल पहले एक न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम 2 सिस्टम बनाए थे। अब तक ये था कि टैक्स पेयर ओल्ड रिजीम में बाय डिफॉल्ट जाता था, न्यू रिजीम को ऑप्ट करता था। लेकिन इस बजट के अनुसार अब जो न्यू रिजीम है वो डिफॉल्ट सिस्टम हो जाएगा और ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करना पड़ेगा। उसमें भी कई सारी कंडीशंस लगाई हैं कि आप एक ही बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं, और आप अगर बिजनेस इनकम है न्यू रिजीम में आ गए तो फिर आप दोबारा ओल्ड रिजीम में नहीं जा सकते हैं। बट सैलरीड या पेंशनर जो है वो कई बार ऑप्ट आउट ऑप्ट इन कर सकता है, वो कर सकता है। सबसे बड़ी खराबी या सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इस रिजीम का ये है, जो मेरी अपनी समझ में आता है, कि जब हम ओल्ड रिजीम में थे तो हमें 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाता था, जिसपे हमें टैक्स की छूट मिला करती थी। सेक्शन 80C की रिबेट होती थी, वो डिडक्शंस होते थे जिसमें हम अपने LIC का पेमेंट करते थे, अपने हाउसिंग लोन लेते थे, उसका जो हम रीपेमेंट करते थे प्रिंसिपल्स का, उसकी हमें छूट मिल जाती थी। और बहुत सारे NSCs होती थी, बहुत सारी टैक्स सेविंग FDs होती थी, टैक्स सेविंग सिक्योरिटीज होती थी जिनमें हम इन्वेस्ट करते थे, तो हमको 1.5 लाख तक रुपए हमारे इनकम से एग्जम्प्ट मिल जाता था। अब हम 10, 20, 30 जिस भी स्लैब में आते थे उसके अकॉर्डिंगली हमें टैक्स के बेनिफिट मिल जाता था। तो हम इन्वेस्टमेंट जो नॉन पेंशनर्स हैं, ये सैलरीड क्लास जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, जो नॉन सैलरीड क्लास है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बिजनेस क्लास है, वो अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए बचत करता था। और बचत के लिए इनकरेज इसलिए होता था कि आज जो हम बचत कर रहे हैं उस पे आने वाले समय में मुझको रिटर्न मिलेगा पढ़ के। दूसरा, आज जिस साल इन्वेस्ट किया उस साल मुझे टैक्स की छूट मिल जाएगी, तो उसको डबल फायदा दिखता था। न्यू टैक्स रिजीम में आपने इन इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज कर दिया, तो एक तरीके से आपने सोशल सिक्योरिटीज जो थी उसको डिस्करेज कर दिया। अब मैं अपने भविष्य के लिए, और जाहिर सी बात है कि जब आपने इस सिस्टम को डिस्करेज कर दिया है, पहले आपने इस सिस्टम को इसीलिए इंप्लीमेंट किया था कि आदमी इसी बहाने पैसा जमा करेगा, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा, लेकिन सरकार को उस पर ब्याज देना पड़ता था। अब आपने इसको डिस्करेज कर दिया। दैट मींस कि अब अगर मैं अपने भविष्य के लिए पैसा बचाना चाहता हूं तो मेरे पैसे पे तो रिटर्न नहीं मिल रहा है, FD में मात्र 6% तक का ब्याज रह गया है, बाकी किसी में और रिटर्न नहीं है, और मुझे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं, सरकार ये चाहती है कि मैं जो कमाऊं वो मैं खर्चा कर दूं। तो ये एक माइनस पॉइंट है इस न्यू टैक्स रिजीम में, जो पिछली बार भी थी, जो इस बार भी है, लेकिन इस बार मैंडेट कर दी गई है। और एक बार ऑप्ट आउट करने के बाद आपने दोबारा अगर इसको ऑप्ट इन कर लिया तो आप दोबारा इससे ऑप्ट आउट नहीं हो सकते। मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट आप करिए लेकिन उसका कोई बेनिफिट टैक्स में नहीं मिलेगा आपको, और रिटर्न्स आपके टैक्सेबल होते हैं, ये पहले से ही था। तो ये एक बड़ी खराबी है। और ओवरऑल अगर बजट को देखा जाए, ओवरऑल बजट का मतलब होता है, जब, हालांकि वो अभी मेरे सामने नहीं आया है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो एक सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड का चार्ट गवर्नमेंट बनाती है, तो सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब होता है कि पैसा कहां से आएगा। पैसा कहां से आएगा में 2 ही हेड्स होते हैं, एक होता है टैक्सेस और दूसरा होता है अदर कैपिटल रिसीट्स। टैक्सेस में मेजर टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलाकर के आता था, और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होती हैं वो अलग अलग स्कीम्स की, हम इस पे कितना खर्चा करेंगे, गरीब कल्याण पे कितना खर्चा करेंगे, घर देने पे कितना खर्चा करेंगे, राशन पे कितना खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, रेल पे, ये सारी चीजें होती थी।
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट। यानी कि मेरी रिसीट्स अगर कम है और मेरे एक्सपेंडिचर आउटगोइंग अगर ज्यादा है तो फिजिकल डेफिसिट है। इस बार के बजट में भी अनफॉर्चुनेटली वो फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है। तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का मतलब है कि आपकी सरकार जो वादे कर रही है, जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कर रही है, उस फंड्स के लिए बोरोइंग्स करेगी, यानी कि उधार लेगी। और उधार लेगी तो जाहिर सी बात उस पर ब्याज देगी, तो ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फर्क डालेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है इस बजट में। जी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे थे उसमें अब हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या सरकार ने ये सब सोच के जो परिवर्तन किया है इस बार बजट में, नियम में, तो इससे सरकार को कुछ फायदा होगा? डेफिनेटली फायदा है शिखा जी। ये इस बार की बात नहीं कर रहा हूं, ये रेगुलर चला आ रहा है। इन्वेस्टमेंट पे जैसे आप एफडीआर में पहले जमा करते थे तो आपको 9, 10, 11% तक का ब्याज मिला करता था। आज वो ब्याज 6%, 6.25% पर सिमट गया है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार अगर आपको ब्याज कम दे रही है तो ये सरकार के लिए फायदा है और आपका नुकसान है। आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया है तो आपको इन्वेस्टमेंट पे उतना रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, बट सरकार आपके पैसे को यूटिलाइज कर रही है और सरकार को आपके पैसे पे, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम देना पड़ रहा है, तो सरकार को पैसा भी मिल रहा है और उसकी कॉस्ट भी उसको कम जा रही है। तो ये सरकार के लिए फायदेमंद है। इसीलिए सरकार ने इनकम टैक्स में जो छूट थी इस इन्वेस्टमेंट पे, उसको डिस्करेज किया है। आपको फायदा ना मिल पाए लेकिन सरकार को फायदा मिले। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको अपने भविष्य की सिक्योरिटी के लिए पैसा तो जमा करना ही करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, किसी ना किसी रूप में आप पैसा बचा के रखेंगे ही रखेंगे। और आज देखिए सिक्योरिटी मार्केट अभी तक जो डाउन में चल रही थी वो एकदम से 1100 पॉइंट बूम कर गई। इस बजट का पहली बात तो ये बूम मैं नहीं मानता कि एक्चुअल है। एक्चुअल का कारण है कि आज जो बजट आया है अभी तो ये प्रपोज्ड है, प्लस इस बजट का इफेक्ट अभी मार्केट पे नहीं पड़ने वाला है। अभी ये बजट सत्र में रखा जाएगा, उस पर डिस्कशन होंगे, ये फाइनल आएगा। अभी ये बिल आया है, अभी ये जब फाइनल एक्ट होकर के आएगा, जब इंप्लीमेंट होने की कगार पे आएगा, तब इसकी असर चालू होगा। तो ये जो बजट मार्केट में एकदम से बूम आ जाता है, ये बड़ा सिचुएशनल होता है, ये एक्चुअल नहीं होता है। तो क्या सरकार की ये पॉलिसी है कि नए रिजीम और पुराने रिजीम में जो लोग पहले ऑप्शनल था कि लोग अपनी पसंद से पुराने या नए रिजीम में रह सकते थे, उनको नए रिजीम में ले आया जाए? सरकार की कोशिश यही है कि न्यू रिजीम में ले आया जाए। न्यू रिजीम में लाने पर जो टैक्स डिडक्शंस मिलते थे और डिडक्शंस के ऊपर जो टैक्स का बेनिफिट मिलता था, वो बेनिफिट न्यू रिजीम में नहीं है। ये सरकार ने जब न्यू रिजीम इंट्रोड्यूस करी थी तभी कह दिया था और उसको आगे कंटिन्यू कर दिया। अब पहले ये न्यू रिजीम ऑप्शनल हुआ करती थी, लेकिन अब ये डिफॉल्ट हो गई। मतलब पहले आपको यही लेना पड़ेगा, इससे बाहर आप आना चाहते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन एक ही बार जा सकते हैं। बट सैलरीड और जो पेंशनर्स हैं वो हर साल चाहें तो अपने इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है विजय जी, जिस तरह से ये पूरा अभी तो पूरा आया नहीं है बजट, लेकिन जिस तरह की चीजों का खुलासा हुआ है, कौशल विकास पर फोकस किया गया है इस बार। मतलब कौशल विकास पे जो फोकस किया गया है उससे युवा संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, क्या आप कैसे मानते हैं? देखिए, सरकार की जो है स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग है, जिसमें कि वो युवाओं को कौशल विकास मिनिस्ट्री जो उसने बना रखी है अलग से, अब तो पूरी एक कंप्लीट मंत्रालय है उसका पूरी तरह से, जो कि उसको एग्जीक्यूट करता है। तो स्किल डेवलपमेंट से जो है रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए स्किल डेवलपमेंट की प्लानिंग अगर सरकार करती है तो हमारे यहाँ एक बड़ा सेक्शन, हमारे बल्कि आबादी का जो है करीब 30-40% का जो सेक्शन है वो यूथ है, यंग है, और उसको निश्चित तौर पे स्किल की जरूरत है और स्किल होने के साथ ही उसको जो है रोजगार की आवश्यकता है। तो स्किल डेवलप करके अगर आप रोजगार दे सके तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन केवल अगर कहना के साथ स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और उससे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा तो उससे काम चलना नहीं है। असल युवाओं को रोजगार चाहिए, वो भी शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए। असल में होता क्या है कि आमतौर पे जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग से आपको स्टेबल होने के चांस नहीं मिलता, स्थायित्व नहीं होता उसमें। तो लोगों को स्थायी रोजगार चाहिए, स्थायी कामकाज चाहिए। तो उस प्रकार की योजनाएं सरकार को स्किल डेवलपमेंट के साथ लानी चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके।
रोजगार भी हम जब ये कहते हैं साहब कि हम प्राइवेट सेक्टर को केवल मजबूत करेंगे और स्टार्टअप्स के थ्रू देंगे, तो ये एक अलग प्रकार का नजरिया होता है सरकार का। ये असल में आप रोजगार नहीं दे रहे होते हैं सिर्फ। जी। सरकार को इस बात की जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी सरकार मानी जाती है, वेलफेयर गवर्नमेंट है ये, और वेलफेयर गवर्नमेंट का एक लक्ष्य होता है कि लोगों का वेलफेयर करे। वो जो है किसी इंडस्ट्रीज का वेलफेयर करे या किसी खास सेक्टर को बढ़ाए, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है इस बात का, और वो बढ़ा करके फिर उनको प्रमोट करती है। तो फिर वो बाय एंड लार्ज ये स्किल डेवलपमेंट करे और युवाओं को कहेंगे साहब हम स्किल डेवलपमेंट करके सर्टिफिकेट आपको देंगे और उसके बिहाफ पर आपको आगे नौकरी खोजनी होगी, तो ये लोगों को पसंद नहीं आता है जी। ये सरकार को निश्चित तौर पर अपने बजट में प्लानिंग करनी चाहिए कि आने वाले समय में जिन लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए इतना बजट अगर दे रही है वो, तो स्किल डेवलप करे और साथ में रोजगार भी दे, चाहे वो किसी मंत्रालय में देती है, चाहे वो किसी सेक्टर को प्रमोट करके देती है जी। और केवल एक और इस सरकार की जो दिक्कत करने वाली चीज है वो जो जैसे अभी कहा गया था 20 लाख करोड़ जो है हम खेती के लिए लोन जो है प्रपोज कर रहे हैं इसमें, इस बजट में, तो ये 20 लाख करोड़ खेती के लिए केवल लोन देने के लिए है जी। ठीक है। और किसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि एक बड़ा सेक्शन खेती में भी अगर अच्छी खेती करता है तो उसको अगर आप लोन दे रहे हैं तो उसके रिटर्न वो कहां से देगा आपको, उसको उसकी फसलों का जो पैदा करे, जो खेती में वो लगाए, उसका आप फसलों का मूल्य भी तो दीजिए ना। अब वो फिर एमएसपी की बात आती है तो बीजेपी के लोग कहते हैं जो है हमने तो बहुत किसानों का ख्याल रखा है लेकिन जो है एमएसपी नहीं देंगे। अरे भाई क्यों नहीं देंगे एमएसपी, आप एमएसपी पे भी तो रखिए। और जो है बाय एंड लार्ज जो किसान आपके बेसिक चीजों को उपलब्ध कराता है, अब भाई मोटा अनाज कहाँ पैदा होगा, खेत में ही तो पैदा होगा ना। तो खेत में जब एमएसपी में मोटे अनाज का भी तो कीमत दो उसको, तब तो पैदा करने की वो रखे। अच्छा देखिए भाई आप कहते साहब वो फ्री है मार्केट आपके लिए, जो जैसे अभी साहिल जी कह रहे थे विजय जी, सरकार एमएसपी देने से क्यों भाग रही है आखिर? जी, एमएसपी देने से क्यों भाग रही है? इतना अच्छा खासा बजट पेश किया गया लेकिन एमएसपी का जिक्र नहीं है। किसानों को डिजिटल करने की कोशिश है लेकिन एमएसपी से दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और हमेशा घेरा भी इसी बात पे जाता है। आप मुझे सुन पा रहे हैं विजय जी? जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात जी। एमएसपी से एमएसपी क्यों नहीं देना चाहती है सरकार? आपकी बात सही है। इतना बड़ा जो है किसान आंदोलन हो गया इस देश में जी। और जो है किसानों ने लगातार सरकार को दबाव में लिया और किसान बिल जो थे वो सरकार को मजबूरन वापस लेने पड़े और वो भी उस स्थिति में उनको लगा जबकि कि इससे राजनीतिक नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था भारतीय जनता पार्टी को, तब उसने मजबूरी में उन बिलों को वापस लिया। और अभी जो आरोप जो किसानों के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि जो भी कमेटी बनाई गई है वो कमेटी जो है एक लॉलीपॉप है किसानों के लिए, वो कुछ खास ठोस काम नहीं कर रही है और नहीं कुछ खास रिजल्ट दे पा रही है। तो ये जो लॉलीपॉप वाली पोजीशन है वो किसान भी इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। खेत का देखिए काम करने वाला आदमी बड़ा जो है मजबूत होता है, वो खेती तो मजबूती से करता ही है, लोगों को ठेठ बातों को समझता है। तो सरकार को ये बड़ा सेक्शन जो है एक वेलफेयर गवर्नमेंट होने के नाते उसको इस बड़े सेक्शन को एड्रेस करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है अगर हम फार्मर्स के लिए एक पर्टिकुलर बजट का प्लानिंग कर सकते हैं 20 लाख करोड़ लोन देने की, तो हम उसकी फसल को खरीदने की वो भी एमएसपी में डिक्लेयर कर सकते हैं और ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है। और डेफिनेटली जो अपोजिशन है वो इसका बेनिफिट उठाने की, अब चाहे आप ये आरोप कह सकते हैं कि साहब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से ऐसा कर रहे थे या उनके हाथों में खेल रहे हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति या एक नेता किसान नेता की बात न करके बाय एंड लार्ज छोटे किसानों की बात करना चाहिए, मध्यम किसानों की बात करना चाहिए जो कि इस देश की किसानों की बड़ी आबादी है। बिल्कुल। अश्विनी जी आप ये आरोप जो है आप जिसको कि अभी सलूजा जी कह रहे थे कि वोट वाला बजट है, तो वोट तो किसानों को भी सरकार को लेना है तो सोचना पड़ेगा ना कि वोट कैसे लेंगे।
बिल्कुल, वोट किसानों से भी लेना है, इसीलिए किसानों को भी कई सुविधाएं दी गई है बजट में, लेकिन एमएसपी जिसका मुद्दा बार बार उठा रहे किसान, अभी भी ये चेतावनी देते रहते वक्त वक्त पे कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और एमएसपी लागू नहीं की गई तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। बावजूद इसके कहीं कोई जिक्र नहीं रहा है। अश्विनी जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, हमको मैंने अभी आपको जवाब दिया और अभी भी कह रहा हूँ, एमएसपी तो लागू ही है, एमएसपी तो लागू ही है। तो किसानों की नाराजगी क्यों है? और अगर देखा जाए गन्ना किसान, वो भी आपसे नाराज रहते हैं, उनकी भी मांगे हैं, अभी भी ऐसी कई मांगे हैं जिनका कोई जिक्र नहीं है, जिनको उठाया ही नहीं जाता, सुना ही नहीं जाता है। हमेशा किसान सरकार के आगे खड़े हो जाते आके। शिखा जी, देखिए, हमसे किसान नाराज नहीं है और उन्होंने उसका बार बार जवाब दिया है। 2019 में भी जवाब दिया, 2022 में भी जवाब दिया और 2024 में भी जवाब देंगे फिर से जी कि हम सरकार के साथ हैं। ये भ्रमित किया जाता है आकर कि किसान नाराज हैं और ऐसे। ये देखिए, आम आदमी पार्टी और चाहे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, ये विरोधी दल के लोग हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ चिल्लाते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। कहना विपक्ष का लोकतांत्रिक देश है, तो विपक्ष में तो हमेशा हमारी नेगेटिव चीज कहेंगे ही कहेंगे। हम अगर कहेंगे दिन है तो कहेंगे ये शाम को रात हो जाएगी, तो सच है भाई, रात हो जाएगी, होने दीजिए। लेकिन हम जो पॉजिटिव चीज है उसको लेकर चलते हैं शिखा जी। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है 5 लाख से 7 लाख तक, आप पिछला कोई एक सरकार बता दीजिए कि किसी ने किया हो, नहीं किया था। तो ये आम आदमी के लिए ये फायदेमंद है। और ये बिल, मैं दिलीप जी से कहना चाहूंगा, ये बिल है और ये बिल पास है, ये मानकर चलिए। वहां पर अब चर्चा होगी, चर्चा के बाद पास होगा जी। तो इसमें हम ये इसको मानिए। और हाँ, उसका जो डिटेल आना है वो डिटेल अभी आ जाएगा, धीरे धीरे कुछ चीजें आ रही हैं, कागज आ रहा है जी। और उसमें देखा जाएगा। हर जगह स्पष्ट हो रहा है, चाहे ये मार्केट की बात करते हैं, मार्केट अगर गिर गया होता तो यही कहते कि बहुत खराब बिल है, मार्केट गिर गया, धड़ाम हो गया मार्केट। लेकिन 1100 पॉइंट मार्केट का जो उठना है, इसको ये लगाया जाता है कि इस देश की जनता, व्यापार खुश है इससे। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर और युवाओं तक हम सबको सोच रहे हैं। कौशल विकास की बात इतनी आप लोगों ने की, हम कह रहे हैं भत्ता की बात की, 47 लाख नौजवानों को भत्ता देने की बात भी हम कर रहे हैं। हम उनके लिए इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल की कौशल विकास में ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं। तो इस देश के लिए इतना शानदार बजट, इसको अगर वोट लुभावन कहा जाए, लोक लुभावन कहा जाए, वो लोग कहते रहे, मगर मैं कहूंगा ये एक सशक्त बजट है जो आम जनता के लिए जन कल्याणकारी बजट है। और इसमें आने वाले दिनों में और आने वाले 25 साल का ये विजनरी बजट है जी। इसमें सबसे अच्छी चीज जो है, ये 25 साल का विजनरी बजट है जी। सागर में सागर भरने की बात बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन अगर कमी की बात करी जाए तो हर इंसान अपने भविष्य के लिए सेविंग्स करता है। कोई भी इंसान हो, युवा हो, अपने बुढ़ापे के लिए ही सेविंग्स करता है, बुरे वक्त के लिए सेविंग्स करता है। लेकिन जो इस बार पॉलिसी देखने को मिली है और अभी दिलीप जी ने भी हमें बताई है कि अगर सेविंग करता है इंसान उसमें, तो उसमें इंटरेस्ट को लेकर अब प्रॉब्लम आएगी। सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अब उसको लेके सरकार को लॉस ना हो, तो उसके लिए भी कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? शिखा जी, महिलाओं के लिए 2 लाख की सेविंग तक 7.5% ब्याज की घोषणा की गई है जी। जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो 15 लाख तक की बचत कर सकते थे, उसको 30 लाख कर दिया गया है जी। तो ये चेंजेस किए गए हैं। तो सब चीज का जो भी आपके मन में सवाल है और वो सवाल वहां पर पूरे किए गए हैं, सबका ख्याल रखा गया है। और रही बात इसको कि हम, इन्होंने कहा, क्या कहते हैं दिलीप जी ने, कि जो पैसा आए वो खर्चा हो, तो यहाँ हम बचत की भी बात करते हैं और पैसे को हम रेगुलेट करने की भी बात कर रहे हैं। पैसा डंप करके बैठने वाली चीज नहीं है, पैसा आए, कुछ बचत भी हो, जो एक महिलाएं करती हैं, बुजुर्ग करते हैं, सब लोग अपनी सेविंग करते हैं, लेकिन पैसे को रेगुलर अपना चलता रहना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, लक्ष्मी गतिशील होती हैं, तो लक्ष्मी जब गतिशील रहेंगी, एक जगह रुक जाएंगी तो किसी का लाभ नहीं होगा, गतिशील रहना चाहिए। तभी जो है दिल्ली में शराब घोटाला 144 करोड़ का होता रहेगा और जेल मंत्री जेल में रहेगा, तो ये सब चलते रहना चाहिए, कुछ गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। और इस समय बजट को आनंद लीजिए आप लोग, शानदार बजट है जी, शानदार बजट है। इस बजट को का आनंद लीजिए। और इस बजट में अब एक कहानी का छोटी सी है, मैं उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया
और उस चित्र में कह दिया कि भाई एक पेन रख दिया और कहा कि निशान लगा दीजिए, कहाँ इसमें हमने गलती किया है। तो पूरे दिन भर में निशान लग गया, बड़ा परेशान रहा बेचारा। अपने गुरु के पास गया, अपने गुरु के पास बड़ी खबर सामने आ रही है। अश्विनी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। बजट के दौरान आई उछाल में गिरावट, सुबह से बूम चल रहा मार्केट गिरा। एनएसई स्टॉक में आई अचानक गिरावट, बीएसई स्टॉक में भी दिखी गिरावट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बजट पेश होने से पहले बहुत ऊंचाई देखने को मिली थी। सेंसेक्स भी आज हाइक पे खुला था और अब देखने को मिल रहा है कि अचानक इसमें गिरावट आई है। तो जैसे ही सुबह मार्केट खुला उसमें काफी उछाल था और अब अचानक से बजट के बाद ये गिरावट देखने को मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। एनएसई स्टॉक में अचानक गिरावट आई है, बीएसई स्टॉक में भी दिखी गिरावट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17,500 में निफ्टी चल रहा है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है, शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। जहां सुबह आज बड़ी उछाल के साथ खुला था शेयर बाजार और अब अचानक गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 59,136 पर चल रहा है, वहीं निफ्टी 17,902 पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं निफ्टी 17,456 पे चल रहा है और लगातार ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। 17,462 पहुंच गया है, लगातार गिरावट दर्ज करी जा रही है और इस पे चर्चा करेंगे हम हमारे विशेषज्ञों के साथ। और दिलीप जी, सुबह एक अलग नजारा था, बजट पेश होने के बाद अलग नजारा, किस तरह से देख रहे, क्या वजह मानी जा रही है इसके पीछे? मैं ये कह रहा था कि ये जो न्यूज आप अभी सुना रही थी, अश्विनी जी को सुनाइए, जो मार्केट को लेकर के बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। मार्केट में बूम आना और गिर जाना ये बताता है कि लोग उत्साहित थे, लेकिन अब उत्साहित नहीं है। खैर, मार्केट में बूम आने का असर मैं बजट से बहुत ज्यादा जोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मैंने कहा कि आज जो बजट आया ये अनाउंसमेंट है, ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। एप्लीकेबल अभी कुछ नहीं हुआ है और जब तक एप्लीकेबल नहीं होता तब तक बाजार की चढ़ना और बाजार का उतरना इस बजट से कहीं रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। वो एक एक्सपेक्टेशन में बाजार उठी थी और उसके गिरने का एक ये कारण भी है। यशवनी जी के फेवर में मैं बात कर रहा हूं। गिरने का कारण ये भी होता है कि जैसे ही मार्केट चढ़ती है लोग उसको सेलिंग शुरू कर देते हैं और जब ज्यादा सेलिंग होने लगती है, परचेजिंग कम होती है, तो भी मार्केट नीचे आ जाती है और वो बजट से कहीं लेना देना नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से लो जा रही थी। आज 8 से 10 महीने के बाद 1100 पॉइंट का उछाल आया है, तो जिनका पैसा डूबा हुआ था उन्होंने सोचा कि एट पार ही निकाल लिया जाए कम से कम, इसलिए सेलिंग शुरू हो गई होगी। और बजट में मैंने कहा ना कि देखिए, जो अभी एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है बजट एनालिसिस का, जो आपका बजट स्पीच थी निर्मला सीतारमन जी की, जो पढ़ रही थी मैडम। अब आप देखिए, इसमें इन्होंने बजट एस्टिमेशन 23-24 का दिया है। ये एफएम का जो पढ़ रही वही डॉक्यूमेंट इस समय मेरे सामने है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि हमारा जो टोटल रिसीट्स हैं, यानी कि जो पैसा हमको आएगा टैक्सेस और अदर सोर्सेस से मिला करके, वो आएगा 27.2 लाख करोड़। और जो हमारे खर्चे का एस्टिमेशन है, सुनिएगा इसको, जो खर्चे का एस्टिमेशन है वो है 45 लाख करोड़, यानी कि 27 रुपया आएगा और हम 45 रुपया खर्चा करेंगे। अब ये डिफरेंस कहां से आएगा? ये डिफरेंस आएगा, आगे इन्होंने दिया कि हम जो बोरोइंग्स करेंगे, जो टोटल मार्केट बोरोइंग है वो 15 लाख करोड़ की है। जब 15 लाख करोड़ रुपया सरकार को बोरोइंग लेनी पड़ेगी, उधार लेनी पड़ेगी, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो ये किसको नुकसान करेगा? हमको नुकसान करेगा, मैं सिटीजन भारत के नागरिक को नुकसान करेगा। इसीलिए मेरे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न सरकार नहीं दे पा रही है, क्योंकि सरकार को उधारी पे पैसा ज्यादा देना है। अब ये पैसा कहीं भी खर्चा हो रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कहां खर्चा हो रहा है, ये चाहे सोशल डेवलपमेंट पे ही क्यों ना खर्चा हो रहा हो, लेकिन सोशल डेवलपमेंट में खर्चा होने के बावजूद भी मैं बजट को अच्छा कैसे कहूं? मैं टैक्सेस में छूट मिल गई, एक आम आदमी की नजर से मैं कहता हूं कि हाँ भाई टैक्स में छूट मिल गई, मुझे 50,000 रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा या मुझे 2 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इंडिविजुअली मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उस छूट का अल्टीमेट बर्डन भी मेरे ही ऊपर आना है, क्योंकि अगर सरकार को बोरोइंग पे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो वो पैसा मुझे महंगाई बढ़ा के वसूला जाएगा, जो हो रहा है आज की डेट में। तो बजट को मैं फिर केवल टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकता, मैं ओवरऑल उसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आएगा, इस नजर से भी बजट को देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। एक और सवाल है मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के उतार चढ़ाव का भारतीय इकोनॉमी पर असर और बजट।
दिलीप जी। जी जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के उतार चढ़ाव का भारतीय इकोनॉमी पर असर, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी कोई फर्क आता है, अच्छा या बुरा, उसका फर्क हमारी इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता ही पड़ता है। ये एक रेगुलर रिलेशन है, इसको आप किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से जोड़ के नहीं देख सकते कि ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या नहीं होगा। ये रेगुलर इफेक्ट है। जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तो उस वॉर ने इंडिया का उसमें कहीं रोल नहीं था, लेकिन इंडिया के ऊपर इफेक्ट आया, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। हम भले डायरेक्टली उस कंट्री से ट्रेड ना कर रहे हो, भले उस कंट्री से हमारा डायरेक्ट रिलेशन ना हो, लेकिन उसका जिन कंट्री से होगा उनसे हमारा होगा। तो अगर हम पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता तो इनडायरेक्ट इफेक्ट अच्छा और बुरा दोनों पड़ता ही पड़ता है। जी बिल्कुल। प्रतिपाल जी, आप अब इसे किस तरह से देख रहे हैं? प्रतिपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से जुड़ेंगे उनसे। विजय जी, जिस तरह से ये चीजें सामने आई, पहले शेयर मार्केट ऊपर चढ़ा, फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और कहीं ना कहीं बजट से जोड़कर देखा जा रहा था। अब इसमें कई लूप होल्स भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ कमियां भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि ऑल ओवर अच्छा है, कई जो रियायतें हैं वो दी जा रही हैं। टैक्स पेयर्स को बात करी जाए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए महिलाओं के लिए एक बजट को शामिल किया गया, बजट में शामिल किया गया है। तो इस ओवरऑल क्या लगता है, इसमें और सुधार की जरूरत थी क्या, और क्या इसमें जानबूझ के सुधार नहीं किया गया है? इस पे भी हम आपका जवाब चाहेंगे। नहीं, देखिए, जहां तक बात बाजार की है, शेयर बाजार की है, तो शेयर बाजार में आज जो अनाउंसमेंट थे फाइनेंस मिनिस्टर के लोकसभा में, जो बजट रखा गया, जो बजट के लक्ष्य रखे गए, जो टारगेट रखे गए, तो ये बेसिकली सेंटिमेंट जो मार्केट का होता है वो अनाउंसमेंट के साथ चलता है, क्योंकि देश की इकोनॉमी का मामला है। तो ये जो सेंटिमेंट था वो पॉजिटिव लिया गया। मार्केट ने इसको, जो भी घोषणाएं थी वित्त मंत्री को, उसके तहत उसने बहुत पॉजिटिवली लिया है निश्चित तौर पे, तभी जाकर के ये मार्केट में उछाल आपको नजर आ रही थी। और उछाल, लेकिन असल में एक स्टेबिलिटी जो मार्केट को जो चाहिए वो है कि सॉलिड इंफॉर्मेशन, केवल जो है घोषणाओं से, और घोषणा उतनी बस जिससे कि कुछ चीजों के अनाउंसमेंट थे, बट अब जो मार्केट है, मार्केट को प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन जब प्रॉपरली मिलेगी और जो सेक्टर्स हैं वो रिएक्ट करेंगे, तो मार्केट अपने ओरिजिनल फॉर्म पे जाएगा ही। तो जो आज रुपए की स्थिति है और इंटरनेशनल लेवल पे, प्लस जो सरकार ने घोषणाएं की है, जिस तरीके से हमारे इंडस्ट्रीज को वो सपोर्ट करना चाहती है, तो वो सारी चीजें, जो इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत सारी चीजों पे कम की गई है। जैसे मान लीजिए वो मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल के पुश पार्ट की बात कर रहे हैं, टेलीविजन की बात कर रहे हैं, तो कुछ सेक्टर्स को तो वही वो बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन और जो फर्दर सेक्टर हैं वो सेक्टर्स भी तो वेट करते हैं ना कि अल्टीमेटली सरकार ने हमको क्या प्रमोट करने के लिए क्या किया इस बजट में, हमारे लिए क्या लोकेशंस दी हैं। ये जो है मार्केट सेंटिमेंट उससे हर्ट होते हैं। पहले सेंटिमेंट इसलिए चढ़े थे क्योंकि जो है सरकार की घोषणाएं लग रही थी उसको पॉजिटिव, लेकिन उसको बाद में ये फील हुआ है मार्केट को कि मार्केट के बहुत फ्रेंडली बजट नहीं है, और टैक्सेशन की पोजीशन जैसे बात कही जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली मार्केट को अफेक्ट करेंगी, और आपको अगर सेविंग्स नहीं मिलेंगी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने लिए सेव मिडिल क्लास नहीं कर पाएगा, तो एक्सपेंडिचर कहां से करेगा? तो जो भी ये जो है बजट, जो लोग शेयर मार्केट को डील करते हैं उनको भी तो टैक्स वैल्यूज की तो ध्यान रखना ही होगा। आज इस फाइनेंशियल में करेंगे तो नेक्स्ट में करना होगा। और ये जो फाइनेंशियल, जैसा कि दिलीप जी बता रहे थे कि भाई जो टैक्स रिजीम है उसमें जो ऑप्शंस में बदलाव किया गया है, तो वो भी इफेक्ट करेगा आने वाले समय में। तो लोग इसको देख करके फिर तो इन्वेस्ट करेंगे ना, कहीं भी सोचना पड़ेगा उनको 4 बार। जी विजय जी, अभी दिलीप जी ने भी बताया कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इस वजह से हमें कर्ज भी ज्यादा लेना पड़ेगा। तो जिस तरह का बजट आया है, क्या सरकार के सामने मजबूरी थी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है और अर्थव्यवस्था, राजनीति दोनों को बैलेंस करना था, इस वजह से इस तरह का बजट आया है? देखिए, जो बात जो असल में जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बजटरी एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा है, और उसको अगर सरकार अपनी रिसीट से मिट आउट नहीं करेगी, अगर उसको टैक्सेशन उतना नहीं मिलेगा जितना उसके पास पैसा आ रहा है, उससे अधिक एक्सपेक्टेशंस का खर्चा दिखाया गया है, तो लोन तो लेना ही होगा। और जब उन्होंने इंटरनेशनल लोन किसी भी सोर्स से ले, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ले या कहीं से भी ले, अगर आप 15 लाख करोड़ का लोन लेंगे तो उसका जो इंटरेस्ट होगा, जो लोन का जो ब्याज होगा, वो कहाँ से भरा जाएगा? वो तो आम आदमी के ही इनकम से भरा जाएगा ना, उसका लोड भी तो हमारे ऊपर ही होगा। कहीं या तो किसी टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाएंगे जो कि रिसीट जिससे बढ़ सके, या चीजें होती। ये अभी जब ये बजट पे चर्चाएं होंगी तो ये सारी बातें निश्चित तौर पे चर्चा में उठेंगी लोकसभा में। बहुत सारे हमारे विपक्षी दल हैं जो इन ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मैनेजेबल होता है। जैसे साहिब जी कह रहे थे, आपकी जो बजट दिया गया वो तो हमारा बजट बिल्कुल बजट ही है, मान लीजिए उसको। तो बजट अभी पास होने के बाद में देखिए उसमें क्या क्या बदलाव सरकार करती है, किस चीज को मानती है, लोगों की उठाई हुई बातों को, मतलब पार्टी की बातों को, या जो संसद में चर्चाएं होती हैं, और कितनी चीजों पे स्टिक रहती है। वो कहती है कि नहीं साहब, हम तो लोन लेंगे और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, और वो देश को आगे भरना होगा, देश के लोगों को उसके इंटरेस्ट को बियर करना होगा। वो बोझ तो आएगा ही, आम आदमी पे आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारी बातें जो हैं वो फैक्चुअल हैं। आने वाले समय में ये हमको प्रभावित भी करती हैं और करेंगी ही। सरकार हमारी ही है, हमारी चुनी हुई सरकार है, इसलिए वो जो प्रपोज करके देगी और उसको पास करके देगी वो हमारे ऊपर बोझ होगा। जी, एक और सवाल है मेरा विजय जी, जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने की बात कही गई है, कुल 740 स्कूल बनाए जाएंगे, तो चुनाव है और आदिवासी एक तरह से हमारी राष्ट्रपति वो भी आदिवासी उससे आती है, रिलेट करती हैं, और अब इस तरह के स्कूल बनाना, ये तो अच्छी बात है कि आदिवासियों को भी बढ़ाया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीतिकरण है, कहीं ना कहीं आदिवासी कुनबे को अपनी तरफ लाने की कोशिश है ये सरकार की। नहीं, आप शिखा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा है कि अभी गुजरात के चुनाव हुए थे तो वहां एक बड़ी बेल्ट थे आदिवासियों की, ठीक है, और उसके पहले ही सरकार ने जो है बहुत सारे, मतलब जहां तक राष्ट्रपति की बात कह रही हैं आप, अच्छी बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देश डेमोक्रेटिक है और हर सेक्शन को आगे बढ़ने का मौका लोकतंत्र में मिलना चाहिए इसमें। और सरकार की प्राथमिकताएं होती है, जो सरकार आज सत्ता में है वो अपने हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ जहां तक बात है कि आदिवासियों को बढ़ाने की बात है, तो आदिवासी इस देश की आबादी का ही हिस्सा है और उनको अनडेवलप्ड रहे बहुत लंबे समय तक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप उनके एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, लेना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक प्राथमिकताएं भी होती हैं सरकार की। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है कह लीजिए, या उसकी प्राथमिकता है, वो ये है कि अगर हमारे को अपना एक सेक्शन वोट बैंक के रूप में हम जोड़ सकते हैं तो आदिवासी वोट बैंक को अपने साथ से, चूंकि आदिवासियों का वोट बैंक इसकी पहले तक बहुत लंबे समय तक हमारे यहाँ बहुत सारे वामपंथ की बातें कही जाती रही हैं, नक्सलाइट पीड़ित कही जाती रही हैं, आदिवासियों के बीच उन्होंने लंबे समय तक काम किया है और इन सरकारों के रिजीम में उसका इरिटेट हुए हैं वो सब चीजें। तो वहां एक तो रिच पहुंचनी चाहिए, सरकार के रिसोर्सेज की उनको लाभ मिलना चाहिए, और सरकार अगर उनको वोट बैंक के रूप में अपने राजनीतिक रूप में भी देख रही है तो अगर उनको आप बेनिफिट देते हैं तो, और एकलव्य स्कूल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको एजुकेट करिए, उनको मुख्य धारा में लेके आइए, क्या दिक्कत है जी। वो भी अगर डेवलप, हर समाज को हर सामाजिक दृष्टिकोण भी तो एक है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ केवल वोटों के लिए नहीं करिए, मेरा ये भी कहना है। केवल वोट अगर टारगेट करेंगे तो आप फैक्चुअल चीजों से, जो वास्तविक चीजें हैं उससे अलग नहीं हट जाइएगा। कहीं अपना लक्ष्य जो है वो राजनीतिक तो साजिए, लेकिन उसको व्यवहारिक भी बनाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और वोट बैंक के रूप में निश्चित तौर पर देख रही है पार्टी, बिल्कुल वोट बैंक के रूप में देख रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो वोट बैंक के लिए ही सही, लेकिन अगर जनता का भला हो रहा है तो इसमें क्या ही बुराई है। दिलीप जी, हमने इस पूरे बजट के ऊपर चर्चा करी है, कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां नजर आई हैं, लेकिन अब जैसा भी है हमें इसी के हिसाब से काम करना है। तो हम इसमें सबसे बेस्ट पार्ट जानना चाहेंगे, आपकी नजर से कौन सा बेस्ट पॉइंट है जो इस बजट में देखने को मिला है? राशन मिल रहा था वो 1 साल के लिए और मिलता रहेगा। बेस्ट पॉइंट ये है कि जो गरीबों को घर मिलना था वो घर और मिलता रहेगा जी, यानी गरीबों का फायदा है। स्टेट गवर्नमेंट को जो सब्सिडी जानी थी वो जाती रहेगी, और बेस्ट पॉइंट ये है कि इन सब चीजों का बोझा जो मिडिल क्लास उठा रहा था वो उठाता रहेगा। जी,
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का। हमारे साथ विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर दिलीप यशवर्धन जी, अश्विनी शाही जी बीजेपी प्रवक्ता और प्रितपाल सिंह सलूजा जी आप प्रवक्ता के तौर पर जुड़े थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने चर्चा करी है बजट पे। बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि कुछ कमियां इसमें रही हैं, जैसा कि अब विपक्ष बताएगा, जो उसका काम है उसे बताना भी चाहिए। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। जो निम्न वर्ग है उसको बहुत ज्यादा सहूलियतें दी गई हैं, मध्यम वर्ग के लिए सहूलियतें हैं लेकिन कुछ कम है। हर वर्ग के लिए माना जा रहा था कि ये बहुत अच्छा साबित होगा बजट, लेकिन जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते थे लेकिन जो उस पर इंटरेस्ट देती थी सरकार, उसका जो लॉस होता था उसने अपना लॉस कवर किया है। कहीं ना कहीं ये एवरेज है, लेकिन पिछले अगर मुकाबला करें पिछले बजट का, तो इस बार का बजट पिछले बजट के मुकाबले अच्छा है क्योंकि 2024 में चुनाव भी है और इसे ब्रह्मास्त्र के तौर पर माना भी जा रहा था कि अपना ब्रह्मास्त्र बजट के तौर पर निकालेगी सरकार, और ऐसा ही हुआ। कहीं ना कहीं जनता के हित में लेकर आई है सरकार, और विपक्ष का भी यही कहना है कि वोट लुभावन है। अगर वोट लुभावन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जनता का भला होना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।